नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। एक आम आदमी अपने घर को चमकाने में कितना पैसा खर्च करेगा, अपने घर की सुख सुविधा बढ़ाने में कितना पैसा लगाएगा? 2 लाख, 4 लाख, ज्यादा से ज्यादा 6 लाख या फिर 10 लाख। लेकिन मैं कहूं कि यह रकम 45 करोड़ होगी तो आम आदमी की बात तो छोड़ दीजिए, खास आदमी भी हिल जाएगा, उसके होश भी उड़ जाएंगे। लेकिन खुद को आम आदमी जैसा बताने वाले दिल्ली के सूबे के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल ने अपना सरकारी बंगला चमकाने के लिए आम जनता की गाड़ी कमाई के 45 करोड़ रुपए पानी की तरह उड़ा दिए, या फिर कहें तो बहा दिए। ऐसे आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है और कागज भी है। खबर है कि इस बंगले के लिए वियतनाम से मार्बल आया, 8-8 लाख रुपए के पर्दे लगे, किचन पर 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हुआ, 88 लाख में 88 लाख में लाइट सिस्टम लगा, घर की बिजली लगी। और ये सब कुछ तब हुआ जब कोरोना का काज चल रहा था। 2020 और 2021 के बीच लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, रो रहे थे, अस्पतालों में बेड के लिए भटक रहे थे और शमशान घाट पर लाइनें लगी हुई थी। तो सवाल है कि क्या आम आदमी का ढोल पीटने वाले अरविंद केजरीवाल ने वीवीआईपी कल्चर की प्रकाष्ठा कर दी है? क्योंकि यही केजरीवाल कभी यह कहते थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मुझे बंगला भी नहीं चाहिए, मैं वीआईपी कल्चर के बेहद खिलाफ हूं। तो क्या केजरीवाल की कथनी और करनी में अंतर साफ हो रहा है? आज इसी पर होगी देश की सर्वोच्च बहस। एक बंगला बड़े न्यारा जिसमें आम आदमी हो जाए बेचारा। की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन करेंगे। जितनी लाल बत्ती की गाड़ियां हैं सब बंद है, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी नहीं है। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूँ, मेरी बहुत छोटी सी औकात है। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। मात्र 10 साल के भीतर मामला ना मांगू बंगला गाड़ी से मैं मांगू बंगला गाड़ी तक पहुंच गया। और बंगला भी ऐसा जिसे सिर्फ चमकाने भर का खर्चा सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि 2-4 लाख या 2-4 करोड़ नहीं, बल्कि केजरीवाल का बंगला चमकाने में 45 करोड़ रुपए लग गए। वियतनाम से मार्बल आया, 8-8 लाख के पर्दे लगे, किचन संवारने पर 1 करोड़ से ज्यादा का खर्च हुआ, 88 लाख में स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगा। ये तमाम आरोप बीजेपी लगा रही है। महाराज की मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से, सब कुछ लूट लूंगा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। 23 पर्दों का ऑर्डर दिया गया। पहला पर्दा, उसका रकम लिखिए आप, 5,05,087 रुपीज, ये पहला पर्दा। दूसरा पर्दा 6,22,340 रुपया का है। तीसरा पर्दा 5,59,162 रुपीज। चौथा पर्दा 7,94,062 रुपए का। पांचवा पर्दा 3,57,291 रुपीज। और इनके सारे मंत्री, याद करिए, जब शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में हुआ था तो सारे ऑटो में लटक के आए थे। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार। यह आरोप भी लग रहा है कि सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 तक, यानी जब कोरोना से त्राहिमाम मचा था, उस वक्त केजरीवाल का बंगला चमकाया जा रहा था। सवाल है,
कि जिस देश में पीएम आवास योजना के तहत घर बनाने के लिए मात्र 1,20,000 रुपए मिलते हैं, उस देश में खुद को आम आदमी जैसा बताने वाले एक मुख्यमंत्री का मात्र घर चमकाने पर 44 करोड़ खर्च करना क्या उचित? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, एक बंगला बने न्यारा। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। अरविंद केजरीवाल के 45 करोड़ रुपए वाले वीवीआईपी बंगले का विश्लेषण। मैं आपको बताता हूं इससे क्या क्या हो सकता है। पीएम आवास योजना में एक घर की रकम है करीब करीब 1,20,000 रुपए, और कितने घर बनते हैं इस 45 करोड़ से? 3700 घर, यानी 3700 घर के बराबर है अरविंद केजरीवाल का ये रेनोवेशन। एक मोहल्ला क्लिनिक की कीमत जो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है वो 20 लाख है, और कितने मोहल्ला क्लिनिक बन जाते हैं इससे? 225, और रेनोवेशन में खर्च हुए हैं 45 करोड़। संगमरमर आया है वियतनाम से, पर्दे आए हैं महंगे महंगे। बढ़ता हूं मैं आगे। एक स्कूल बनाने में खर्च होते 10 करोड़ रुपए, कितने स्कूल बन जाते? 4। एक सीसीटीवी कैमरा लगाने में खर्च होते 28,500 रुपए, और कितने लग जाते? 15,750। यानी अरविंद केजरीवाल के बंगले पर जो 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन हुई है उससे इतना कुछ हो सकता था। लेकिन अब रुक करूंगा मैं बड़े सवाल का, और आज का बड़ा सवाल क्या है स्क्रीन पर आप देखिए। बड़ा सवाल है आम आदमी का चोला पहनकर अरविंद केजरीवाल वीवीआईपी कल्चर की प्रकाष्ठा कर रहे हैं। इसी बड़े सवाल के साथ मैं इस चर्चा को ओपन करता हूं, और आज का आर पार इसी बड़े सवाल के साथ है। आज मेरे साथ बड़ा पैनल होगा बात करने के लिए। मेरे साथ शहजाद पूनावाला, शुभराष्ट्रा, राधिका खेड़ा, अखिल खान और रवि श्रीवास्तव जुड़ेंगे। साथ ही मेरे साथ अजय माकन, नेता कांग्रेस पार्टी के जुड़ेंगे, वरिष्ठ नेता हैं, वो जुड़ेंगे। साथ ही मेरे साथ इस समय गौतम गंभीर जुड़ रहे हैं एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। सीधा गौतम गंभीर का रुख कर लेते हैं। और व्यूअर्स, इस समय मेरे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं जाने माने क्रिकेटर और भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गौतम गंभीर। गंभीर साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। आर पार में मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री सत्येंद्र जैन और फॉर्मर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। अब भारतीय जनता पार्टी उनके बंगले के पीछे भी पड़ गई है। देखिए, पड़ी नहीं है, इनफैक्ट आपके सामने होगा, और इसमें कोई गलत तरीके से नहीं पड़ी है। अगर आप 45 करोड़ रुपए, वो भी पीक ऑफ पैंडेमिक में, अगर आप रेनोवेशन हो जाए या फिर आप नया कंस्ट्रक्ट किया, देखिए मैं इतनी डिटेल्स में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि बहुत कम वक्त आता है एक इंसान की जिंदगी में कि जब आप ये देश से नहीं पूछते कि देश मेरे लिए क्या कर सकता है, बल्कि देश आपसे पूछता है कि आप मेरे लिए क्या कर सकते हो। उस वक्त पे भी एक मुख्यमंत्री अपने घर पे 45 करोड़ रुपए की रेनोवेशन करवाते हैं, जब लोग ऑक्सीजन की कमी से, बेड्स की कमी से, दवाइयों की कमी से 30-30 साल के युवाओं ने पार्किंग लॉट में अपनी जान गंवाई है। हमसे पूछिए कि किस तरीके से हमारे को कॉल्स आती थी, स्पेशली सेकेंड वेव के टाइम, डेल्टा वेरिएंट के टाइम, कि किस तरीके से लोगों ने मुसीबतें झेली हैं। उसके बावजूद अगर ये दर्शाता है कि आपके क्या इमोशंस हैं, उस वक्त पे हर एक पैसा देशवासी की मदद के लिए लगना चाहिए था। आप इतना बड़ा अमाउंट अपने घर पे रेनोवेशन करवा रहे थे लेकिन तो हमारे संवाददाता ने उनसे भी सवाल पूछे, और उन्होंने बोला 80 साल पुराना घर है, सिक्योरिटी की दिक्कत थी इस पूरे घर के अंदर, और सब कुछ सुरक्षा के लिहाज से किया गया है। देखिए, 80 साल पुराना घर है, 75 साल तो अभी हमारी आजादी को हुए हैं, और वो मैं ये नहीं कहता चलो 80 साल पुराना घर भी है, आपको वही 2 साल मिले थे। अगर आप 80 साल से इंतजार कर सकते थे तो आप 1 या 2 साल और इंतजार कर सकते थे। और 45 करोड़ रुपए, बात ये नहीं है, बात यह है कि आपके इमोशंस, कि आप देश के प्रति या दिल्ली के लोगों के प्रति या देश के लोगों के प्रति आपकी क्या सोच है। जो लोग अपने आप से आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल का आम आदमी पार्टी कहती है कि अरविंद केजरीवाल का दिल जो है वो दिल्ली वासियों के लिए धड़कता है। ये आपके सामने है, ये तो वो पिछले 8 साल से कह रहे हैं, और ये अब आप और ज्यादा एक्सपोज करते चले जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है, चूंकि रियल आइडेंटिटी, जो उनका रियल फेस होता है, उसको छुपाना। आपने पिछले 8 साल से छुपाया है।
आम आदमी पार्टी से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बोला बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, केवल 30 करोड़ रुपए खर्च करे हैं, 45 करोड़ की बात नहीं है, सिर्फ 30 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मेरा मानना यह है कि चाहे 3,30 करोड़ छोड़िए आप, चाहे 3 करोड़ रुपए खर्च किए गए होते, चाहे 3 लाख रुपए खर्च किए गए होते, वो वक्त इस देश के ऊपर सबसे बड़ा संकट का वक्त था। उस वक्त पे हर एक पैसा लोगों की सेवा के लिए जाना चाहिए था। बात 30 करोड़ 45 करोड़ या 3 करोड़ की नहीं है, बात नियत की है। आज बात आपकी इमोशंस की है, बात आपकी जो सच्चाई है, जो आप दुनिया के सामने दिखाते हो कि आप देश में सबसे बड़े देशभक्त हो, उसकी है। बात उस चीज की कि जो आप अपने सीट के पीछे, अपनी चेयर के पीछे भगत सिंह जी की फोटो लगाते हैं ना, भगत सिंह जी की फोटो लगाना बहुत आसान है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलना बहुत मुश्किल है। उसमें त्याग, सच्चाई, ईमानदारी, देश के प्रति प्रेम होना बहुत जरूरी है, जो आप में एक भी ऐसा ट्रेट नहीं है। गौतम वो भगत सिंह की तस्वीर नहीं दिखाते, वो तो कहते हैं कि उनके नेता भी भगत सिंह जैसे ही हैं। मनीष सिसोदिया को भी भगत सिंह करार दे दिया है, सत्येंद्र जैन भी भगत सिंह हो गए। ये सब लोग तो भगत सिंह हैं जो भ्रष्टाचार के मामले में इस समय जेल की हवा खा रहे हैं। देखिए, अब आप मतलब जैसे गांधी जी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती, वैसे भगत सिंह जी की भी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आप बोलने के लिए जो मर्जी बोल लीजिए, आप तो भारत रत्न भी दिलवाते हैं, आप ऐसे बयान देते चले जाते हैं। बात में फिर से इस मुद्दे से मत भटकिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि वही वक्त मिला था रेनोवेशन कराने का। आंकड़ा तो बड़ा है काफी, 45 करोड़ रुपए का, जिसमें 11.5 करोड़ रुपए इंटीरियर डेकोरेशन पर, सुपीरियर इंटीरियर कंसल्टेंसी पर 1 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए के स्टोन मार्बल फ्लोरिंग आई है विदेश से। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये, संजय सिंह ने कहा कि ये तमाम चीजें पीएम मोदी के 12 करोड़ रुपए की कार और सेंट्रल विस्टा के प्रोजेक्ट पे जो पैसे खर्च हुए हैं, अदानी के मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश है, पुलवामा से ध्यान हटाने की कोशिश है, मुद्दा डाइवर्ट करने की कोशिश है। देखिए, आप मेरी एक बात सुनिए, मुद्दे तो एक्चुअली डाइवर्ट आम आदमी पार्टी करती है, पिछले 8 साल से यही तो करती आ रही है। जब भी आप कॉर्नर होते हो, जब भी आपके ऊपर सवाल उठाए जाते हैं, आप कभी कहते हैं उन मुख्यमंत्री को देखिए, कभी आप कहते हैं आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए, आपकी किसी तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लिकर पॉलिसी की जब बात हुई थी तो आप एजुकेशन लेके आ जाते हैं, आप हेल्थ लेके आ जाते हैं। जब लिकर पॉलिसी पे जवाब देना होता है तो आप आज तक नहीं दे पाते कि भाई लिकर पॉलिसी को वापस क्यों लिया गया था। फिर आप कहते हो कि देखो मनीष सिसोदिया जी ने कितना अच्छा काम किया एजुकेशन में, बिना एक नया स्कूल खोले बहुत अच्छा काम किया। आप कहते हो कि हमने कितना बहुत बढ़िया काम किया हेल्थ में, एक नया हॉस्पिटल नहीं है दिल्ली में, कोविड वार्ड्स आपसे बने नहीं, मोहल्ला क्लिनिक आपके चलते नहीं है। तो डाइवर्ट करने की उनकी कोशिश की जाती है या हम डाइवर्ट कर रहे हैं असली मुद्दों से? आप डाइवर्ट करते आए पिछले 8 साल से। जैसे मैंने ये शुरुआत करी थी इंटरव्यू की कि बहुत लंबे समय तक इंसान अपनी सच्चाई नहीं छुपा सकता, क्योंकि कभी ना कभी जो आपके अंदर होता है वो आपके चेहरे पे आपकी असलियत बाहर आती ही है लोगों के बीच में। और आज वो ऐसा दिन है जब लोगों को पता चल रहा है कि आपकी कितनी क्या नियत है देश के प्रति, और किस तरीके से एक जो सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी होते हैं जिसको अपने अलावा कुछ नहीं दिखता, वो इसी तरीके के काम करते हैं। आपने सेल्फ ऑब्सेस्ड की बात करी, क्यों आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल इज अ सेल्फ ऑब्सेस्ड मैन? सेल्फ ऑब्सेस्ड वो आदमी होता है, मैं व्यूअर्स आपके लिए बता दूं क्योंकि हिंदी व्यूअर्स हैं हमारे, सेल्फ ऑब्सेस्ड वो आदमी होता है जो कि सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने बारे में ही आत्ममुक्त होता है। सेल्फ ऑब्सेस्ड क्यों लगते हैं अरविंद केजरीवाल आपको? मैं आपको बताता हूं। 550 करोड़ का एडवर्टाइजमेंट बजट दिल्ली, जी ये दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। ये दिल्ली के जो आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो दिन भर काम करते हैं, मेहनत की कमाई से अपने घर वालों को या अपने बच्चों को पालना चाहते हैं, जो टैक्स देते हैं, उनका पैसा है जो ये एडवर्टाइजमेंट बजट पे जाता है। अब ये अगर आप ये दिखाएंगे तो कहेंगे बीजेपी का भी इतना ही पैसा है, बीजेपी भी इतना स्पेंड करती है। बात ये नहीं है, बात ये है कि आप 24 घंटे आपने एक नया स्कूल नहीं, एक नया कॉलेज नहीं, हर जगह आप दिल्ली में देखो सिर्फ उन्हीं की शक्ल दिखाई देती है, हर होर्डिंग पे, हर एडवर्टाइजमेंट पे। कोरोना के टाइम पूरे देश में एक सीएम या प्रधानमंत्री जी का एक एडवर्टाइजमेंट नहीं था। कोरोना के टाइम 2 साल सिर्फ एक व्यक्ति का एडवर्टाइजमेंट चलता था, वो थे अरविंद केजरीवाल जी। और हम ये बार बार सवाल उठाते थे, उस टाइम मीडिया या किसी ने ये नहीं चलाया। तो इसको अगर आप सेल्फ ऑब्सेस्ड नहीं कहेंगे या मेगालोमेनियाक नहीं कहेंगे, तो आप किसी को क्या मेगालोमेनियाक या सेल्फ ऑब्सेस्ड कहेंगे? कोरोना के वक्त भी फ्रंट पेज पे ऐड आते थे। उन्हें तो ना बंगला चाहिए था ना गाड़ी चाहिए थी, आप तो उनकी इमेज को ही धूमिल कर रहे हैं ऐसे करके। देखिए मैंने यहां पर अभी तक एक भी ऐसा जवाब नहीं दिया। अगर उनको बंगला नहीं चाहिए था, उनको गाड़ी नहीं चाहिए थी, वो उसका जवाब आप उनसे ले सकते हैं।
वो उनका प्रोरोगेटिव है, उनको चाहिए उन्होंने ली, उनको नहीं चाहिए तो वो नहीं लेते। आखिरी सवाल ऑन अ लाइटर नोट, अक्सर आप म्यूजिक भी सुनते होंगे, एक गाना ध्यान में आता है, ना मांगू बंगला गाड़ी। अरविंद जी पहले ये कहते थे, आज की तारीख में अगर आपको कोई चीज ध्यान में आती है, क्योंकि अब बंगला भी चाहिए और गाड़ी भी चाहिए, और बंगला भी ऐसा चाहिए जिसके अंदर 6.5 करोड़ का जिस स्टोन मार्बल लगे जो कि विदेश से आता हो। देखिए, मैं कोई इस तरीके का पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता, ना मैं इस तरीके की राजनीति करने के लिए राजनीति में आया हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज दिल्ली की और देश की जनता जी, आपकी असली नियत, आपकी जो सच्चाई है, जो आपके अंदर आपकी श्रद्धा है इस देश के प्रति, वो दिल्ली की और देश की जनता को दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया गौतम गंभीर हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत करने के लिए, संवाद करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थे गौतम गंभीर, लेकिन बड़े आरोप लगाए गौतम गंभीर ने कि सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। मैं सीधा रुख करता हूं आम आदमी पार्टी के समर्थक रवि श्रीवास्तव का। रवि श्रीवास्तव, सेल्फ ऑब्सेस्ड है अरविंद केजरीवाल, पॉइंट नंबर 1। लेकिन आप तो आम आदमी की बात करते थे, लेकिन 45 करोड़ रुपए का रेनोवेशन, वियतनाम से मार्बल आ रहा है, बचा क्या है अब? देखिए अमीश जी, मैं आपको एक बात पहले स्पष्ट कर दूं कि ये आज अगर आपने समाचार पत्र पढ़ा हो तो एक बहुत बड़े नेशनल डेली में साफ लिखा है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स आप दिखा रहे हैं या इन डॉक्यूमेंट्स पे आप विश्वास कर रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स भाजपा ने एक चैनल को प्रोवाइड किए हैं, एक चैनल को प्रोवाइड किए हैं जिन्होंने ये स्टोरी कल शाम को 5:55 पे ब्रेक की थी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो डॉक्यूमेंट में लिखा है वो गलत है, वो जो उसके बारे में संजय सिंह ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट कर दिया है कि जो खर्चा बताया गया है कि 30 करोड़ में कंस्ट्रक्शन हुआ और 15 करोड़ रिनोवेशन में खर्च हुए, तो उस बात का मतलब नहीं है कि वो बात सही है या गलत है। पर जिस तरह से कोई फर्जी फोटो दिखा करके या डॉक्यूमेंट दिखा करके ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि ये अरविंद केजरीवाल ने करवाया है, ये गलत है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपने जो उनके डिपार्टमेंट है, ये उसने सारे काम किए हैं। ये एक 15 सेकंड की मेरी बात का आप 15 सेकंड की मेरी बात का जवाब दे दीजिए रवि बाबू। रवि बाबू 15 सेकंड में एक बात का जवाब दे दीजिए। जब अरविंद केजरीवाल ने शपथ ली थी तो 7 जून 2013 को तो शपथ पत्र बंटवाए गए थे। लाल बत्ती वाली गाड़ी में नहीं चलूंगा, बंगला और सुरक्षा नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर पे रहूंगा, 4-5 कमरों वाले घर मेरे लिए काफी है। अब आप मुझे बताइए, ये उस शपथ में फिट होता है सब कुछ? फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। अगर उस शपथ में फिट होता है तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फिट होता है। मैं बताता हूं आपको। देखिए, जब उन्होंने ये शपथ खाई थी उस समय वो एक एक्टिविस्ट थे, आज वो एक मुख्यमंत्री है। आज उनका काम है जनता को राहत पहुंचाना। जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तब की बात है ये, जो उन्होंने किया, और जिसके आशीर्वाद में दिल्ली की जनता ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 बार उनको आशीर्वाद दिया है। अगर आप 2 टर्म के वो सीएम है, 5 बार या 4 बार आशीर्वाद दे दिया दिल्ली ने। ओके ओके, शहजादपुरा वाला स्मार्ट सिटी भी बना रहे थे। जी नहीं बने। ओके रवि यू मेड योर पॉइंट। बीच में कोई ना बोले, अपनी अपनी टर्न पे बोले। रवि जी आपने अपनी बात। शहजादपुरा वाला भाई, अरविंद केजरीवाल की छवि को आप लोग क्यों खराब करने में जुटे हुए हैं? 45 करोड़ रुपए का बंगला कौन सी बड़ी बात होगी? 45 करोड़ रुपए रेनोवेशन अगर कोई अपने बंगले पे करा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? सिक्योरिटी रीजंस हो सकते हैं, इस तरह की बातें की गई हैं। और ये निजी सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपने भी रिनोवेशन कराई होगी अपने घर की, पैसे तो खर्च हुए ही होंगे थोड़े। देखिए, खराब तो वो चीज की जा सकती है जो हो। आपने कहा हम छवि खराब कर रहे हैं। बहरहाल, मैं देखिए, आज एक कहानी आई है महाराज के महल की कहानी, और ये कोई रेनोवेशन, घर के रेनोवेशन की कहानी नहीं है अमीश जी। ये कहानी मानसिकता के रेनोवेशन की है, ये सोच और सियासत के रेनोवेशन की कहानी है। पहले क्या आइडियोलॉजिकल भ्रष्टाचार,
कांग्रेस से नहीं मिलूंगा, कांग्रेस से मिल गए। फिर वित्तीय भ्रष्टाचार, शराब घोटाला, हवाला घोटाला जिसमें कोर्ट ने राहत नहीं दी, और आज नैतिक भ्रष्टाचार। हलफनामे में क्या लिखा था कि मैं बड़ा बंगला गाड़ी नहीं लूंगा, सामान्य तरीके से रहूंगा उस घर में। अब देखिए संजय सिंह जी ने तो पुष्टि कर दी कि ये खर्च हुआ है, पर उन्होंने 3 बातें कही। एक, उन्होंने कहा कि 80 साल पुराना घर है, छत गिर रही थी। भाई छत को रोकने के लिए डियोर मार्बल लगाना जरूरी है 6 करोड़ का? क्या छत को गिरने से रोकने के लिए 8 लाख के पर्दे लगाना, 1 करोड़ के पर्दे लगाना जरूरी है? और मेरे पास जो कागज है अमीश जी, 90 लाख के शावर कर्टन लगे हैं। 1 करोड़ का पीडब्ल्यूडी का कंसल्टेंसी, 1 करोड़ का कंसल्टेंसी है। आप मुझे बताइए कि क्या पीडब्ल्यूडी किसी भी व्यक्ति को 1 करोड़ कंसल्टेंसी के लिए देती है? तो आज सवाल केवल ये नहीं है कि 45 करोड़ खर्च हुए, सवाल ये है कि 45 करोड़ कैसे खर्च हुए? आप दिल्ली में रहते हैं, आपको मुझे लगता नहीं ये पता है, इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, बड़े बड़े घरों के इंटीरियर डिजाइनर होते हैं, उनकी फीस होती है। 45 करोड़ रुपए कोई खर्च करा तो इंटीरियर डिजाइनर होगा भैया। आपको जानकारी नहीं है, आपने इंटीरियर डिजाइनर वगैरह रखा नहीं है कभी। अमीश जी देखिए, हम तो वो लोग हैं जिनके घर में कहां इंटीरियर डिजाइनिंग होगी। हमारे घर में एक पलंग होता है, एक बाथरूम होता है, बस हो गया घर। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, अजय माकन शायद आपने कहा आपके साथ जुड़ने वाले हैं। अजय माकन जी आपको 3 चीजें बताएंगे, हालांकि मेरा राजनीतिक विरोधी है। पहले, संजय सिंह सांसद का यह बयान कि पीडब्ल्यूडी ने पूर्ण तरीके से ध्वस्त करके नया कंस्ट्रक्शन किया, उस जोन में नया बंगलो 80 साल का कंस्ट्रक्ट करना पुराने को हटाकर, यह अलाउड ही नहीं है। अगर अलाउड है तो पीडब्ल्यूडी बताए किस एजेंसी ने अलाउ किया। ठीक है, रवि को जवाब देना चाहते हैं। अमीश जी, मैं अमीश जी प्लीज, अमीश जी प्लीज मुझे 2-3 बातें रख दीजिए, उसके बाद एक सेकंड रिबटल देना चाहते हैं रवि। देखिए, डिबेट का महत्व है कि रिबटल हो जाए, 50 सेकंड का रिबटल ले लेते हैं। सवाल तो सुन लो, रिबटल किस चीज का देंगे? रिबटल लेने के लिए पहले सुन तो लो सवाल क्या। कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात देखिए, आप रिबटल एक सेकंड अमीश जी प्लीज, अमीश जी एक सेकंड, शहजाद को 15 सेकंड दे दीजिए। अलाउ 15 सेकंड टू शहजाद पूनावाला, अलाउ 15 सेकंड टू शहजाद पूनावाला। ओके, 90 करोड़ में रिनोवेशन क्यों कर रहे हैं? देश के सांसद अमीश जी प्लीज, अच्छा शहजाद कृपया करके थोड़ा सा जानकारी बड़े ऐसे व्यूअर्स के लिए डिबेट होने दीजिए, ताकि ऐसे तू मैं ना हो। मैं 20 सेकंड में समाप्त कर रहा हूं। डीयूएसी दिल्ली अर्बन आर्ट जो कमीशन है, उन्होंने इस पे रेड फ्लैग किया था, उसके बावजूद उन्होंने कैसे किया? तीसरी बात, पीडब्ल्यूडी किसी को भी 1 करोड़ कंसल्टेंसी का दे, इसका कौन सा प्रावधान है मुझे बता दीजिए। और चौथी बात, पीडब्ल्यूडी ने किस प्रकार से प्रोक्योरिंग की, मतलब मार्बल के 6 करोड़, तो क्या टेंडर हुआ था, सैंक्शन हुआ था, या बिना केजरीवाल के सैंक्शन के 6 करोड़ का मार्बल लगा दिया था? इसके मुझे तथ्यात्मक जानकारी आप दीजिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जैसे सीडब्ल्यूजी स्कैम हुआ, 200 का रोल 4000 रुपए में बिका, वो ऐसा स्कैम तो नहीं है। ये जानकारी लेना बहुत जरूरी है। ओके रवि, क्या इसके लिए ये जो 6 करोड़ रुपए का मार्बल मंगवाया, क्या इसके लिए कोई पॉलिसी अपनाई गई थी? क्योंकि आप तो सामान्य लोगों की बात करते थे, लेकिन सामान्य क्या है, ये तो खास लोग भी 45 करोड़ नहीं खर्च करते अपने घरों पे भैया। इट इज अ ह्यूज अमाउंट, और वो भी कोविड के काल के अंदर, जब लोग त्राहिमाम कर रहे थे। कहना है कि अमीश जी, मेरा ये कहना है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भाजपा के बनाए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं, ये इनके आईटी सेल के मैन्युफैक्चर किए हुए डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर ऐसा कुछ है तो जो चीफ इंजीनियर है उससे सवाल पूछे जाने चाहिए। केजरीवाल से सवाल पूछने का क्या मतलब है? भाई जो चीफ इंजीनियर है, जिसने अप्रूव किया है, जिसने मतलब आप उसको जेल की हवा करवाना चाहते हैं आप लोग, पास किए हैं। अब चीफ इंजीनियर की बारी चाहिए जी। ओके, अरविंद केजरीवाल की क्या गलती है? वो कि मुख्यमंत्री है, कर दिया गया, उनके घर पे 45 करोड़ खर्च हो रहे हैं। अरविंद जी की कोई गलती नहीं है, गलती चीफ इंजीनियर। अमीश जी, मुख्यमंत्री बनेगा वो आके रहे। ओके, लेट मी गेट अ व्यू। अमीश जी, शहजाद, हाँ अमीश जी, अभी रवि श्रीवास्तव ने कहा कि ये फर्जी डॉक्यूमेंट है, मतलब कि कोई खर्चा नहीं हुआ है। तो आज तो संजय सिंह ने कम से कम माना 30 करोड़ का खर्चा हुआ है। तो मेरा अधिकृत तौर पे सवाल है कि अगर 30 करोड़ का खर्चा हुआ है, ये संजय सिंह भी मान रहे हैं, बता रहा हूं मैं, खर्चे की बात नहीं कर रहा हूं। सारे फर्जी कागज है, तो वो 30 करोड़ कहां खर्च हुए? अमीश जी, कृपया करके बीच में बोलना जरूरी है क्या? अमीश जी, क्या बीच में बोलना जरूरी है क्या? एक पैनलिस्ट को सम्मानित रूप से अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलेगा आपके शो पे? यार अमीश जी, ऐसे डिबेट कैसे हो सकती, कैसे दर्शकों को समझे?
क्योंकि ये भाई अमीश जी, आप तय कीजिए फॉर्मेट क्या हो डिबेट का, क्या एक एक के बीच में बोलना है या अपनी अपनी बात अपनी अपनी बारी में रखना है? प्लीज अमीश जी एक बात क्लैरिफाई करो। अपनी बात रखते जाए। शुभ राष्ट्र, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको यह सामान्य बात लगती है? आपको सामान्य बात लगती है 45 करोड़ रुपए घर पे खर्च हो जाना सामान्य बात है? मुझे लगता है आमिर जी, ये जो जवाब है ना, ये दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अगले चुनाव में देगी, क्योंकि जिन लोगों को इन्होंने मूर्ख बनाकर सत्ता हथियाई है, उन लोगों के सामने इनका चेहरा आ गया है। और ये कितना भी रवि श्रीवास्तव हो या इनके अधिकृत प्रवक्ता हो या अरविंद केजरीवाल स्वयं हो, ये अगर आज गंगा जी में उतर करके अगर गंगा जल हाथ में लेकर के भी कहेंगे कि ये रेनोवेशन जायज है, तो जनता ने अपना मन बना लिया है। ओके अकील खान, कोई भी व्यक्ति हो। जी अकील खान, ये रेनोवेशन जायज है, हाँ या ना? देखिए, ये किया गया है, जरूरी था, ये सीपीडब्ल्यूडी ने किया ये काम, उसके द्वारा उसको जरूरी क्यों था? जरूरी था तो ये किया उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि दिल्ली के अंदर आप ये बताइए एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? एलजी साहब 221 में, तो पैसे अरविंद केजरीवाल के बंगले पे खर्च हुए, एलजी पे दोष है, चीफ इंजीनियर पे दोष है। मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं, देखते रहिए आर पार। की बढ़ोतरी की, जो बीते 30 साल में सबसे ज्यादा है। इसकी सबसे बड़ी वजह रूस और यूक्रेन के बीच हो रही जंग को माना जा रहा है, क्योंकि इस जंग के बाद ही यूरोप के देशों को लगा कि कहीं रूस उन पर भी हमला न कर दे। क्योंकि जंग की शुरुआत से ही कई पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को लड़ने के लिए सैन्य मदद की। वहीं रूस ने साफ चेतावनी दी थी कि जो भी इस जंग में दखल देगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए यूरोप के देश घबरा गए कि कहीं पुतिन की सेना यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के देशों की तरफ भी अपनी मिसाइलें न घुमा दे और उनके इलाकों पर हमला कर मिनटों में सब कुछ बर्बाद न कर दे। इसलिए यूरोप के देशों ने अपने सैन्य खर्च में इजाफा किया। यही नहीं, यूरोप ने नेटो से भी मदद की गुहार लगाई। इसके अलावा कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे देश भी खौफ में आ गए। इसी वजह से लिथुआनिया ने भी रक्षा बजट में करीब 27% का इजाफा किया। यही नहीं, हाल ही में नेटो में शामिल हुए फिनलैंड ने भी 37% सुरक्षा पर खर्च बढ़ाया। यानी नेटो के देश हों या यूरोप के देश, सभी रूस के यूक्रेन पर किए गए जोरदार हमलों से इतना घबराए हुए हैं कि उन्हें अपना रक्षा बजट बढ़ाना पड़ा। उधर अफ्रीकी देश सूडान में जारी भीषण लड़ाई के बीच 72 घंटे के लिए सीज फायर का ऐलान कर दिया गया। सूडान में युद्ध विराम की जानकारी अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दी, जिसके बाद सूडान में फंसे भारतीयों समेत दूसरे देश के लोगों ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब उन्हें सूडान से निकालना आसान हो जाएगा। सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्सेज और सूडान की सेना के बीच 10 दिन से भीषण लड़ाई चल रही थी। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वहां अब तक करीब 427 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पाकिस्तान के स्वात में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी तहरीक जिहाद पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन ने ली है, जिसके बाद यह साफ हो गया कि स्वात में आतंकी हमला हुआ था, जबकि सुरक्षा बल एक दिन पहले इस बात से इनकार कर चुके थे और इसे शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा बता रहे थे। लेकिन तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने सामने आकर इस हमले की जिम्मेदारी ली है और बताया है कि इस हमले में उनका एक आतंकी मारा गया है। यह संगठन कुछ दिन पहले ही चर्चा में आया है, लेकिन अटकलें हैं कि यह पाकिस्तानी तालिबान कहे जाने वाले तहरीक तालिबान पाकिस्तान का ही एक गुट। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तानी तालिबान ने बलूचिस्तान में आतंकी हमला किया था और दावा किया था कि हमले में पाकिस्तान के 2 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और अभी आग खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी में पहुंच गई है, जहां आतंकवादियों ने ऐसा हमला किया कि 10 लोगों की जान चली गई और 29 लोग घायल हो गए। बड़ी बात यह कि हमला पुलिस के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पर हुआ और शुरू में पुलिस ने इसे आतंकी हमला मानने से ही इनकार कर दिया। लेकिन तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने स्वात में हुए आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी लेकर यह साफ कर दिया कि यह हादसा नहीं बल्कि आतंकी हमला था, जिसने रातों रात खैबर पख्तूनख्वा की स्वात घाटी को हिलाकर रख दिया। हमला इतना जबरदस्त था कि 3 इमारतें देखते ही देखते मलबे में बदल गईं। 8 पुलिस वालों समेत 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाते समय अफरा तफरी मच गई। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने ईद के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाने का ऐलान किया था और इसी बीच इतना बड़ा आतंकी हमला हो गया, वो भी स्वात में। यानी बलूचिस्तान के बाद आतंकियों ने स्वात को भी दहलाना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब यह हुआ कि स्वात भी पाकिस्तान की मुट्ठी से बाहर जा रहा है, क्योंकि हमले के कई घंटे बाद तक सुरक्षा बल यह नहीं बता पाए कि हमला किसने किया। उल्टा उन्होंने शॉर्ट सर्किट जैसी वजह बताकर इस पर पर्दा डाला। लेकिन तहरीक जिहाद पाकिस्तान नाम के आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। उसने दावा किया कि आतंकी हमले में उसका एक आतंकवादी मारा गया। यानी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात में भी बलूचिस्तान की तरह खून की नदियां बहीं। इस्लामाबाद से करीब 160 किलोमीटर दूर स्वात पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है
और इतना खूबसूरत है कि इसे पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। लेकिन आतंकवादियों ने स्वात घाटी को अपने काले कारनामों से लाल कर दिया। वैसे स्वात घाटी में पाकिस्तानी तालिबान पहले भी बवाल मचा चुके हैं। स्वात की रहने वाली मलाला यूसुफजई को उन्होंने 2012 में गोली मार दी थी, क्योंकि मलाला यूसुफजई स्कूल जाना चाहती थी। एक बार फिर स्वात घाटी में आतंकवादियों ने जबरदस्त धमाका किया और पुलिस थाने के उस विभाग को निशाना बनाया जो आतंकवादियों से लड़ने के लिए बनाया गया था। यानी आतंकवादियों ने स्वात में सुरक्षा बल को सीधी चुनौती दी, जिसके बाद लगने लगा कि पाकिस्तान के कई टुकड़े होंगे, क्योंकि बलूचिस्तान वैसे ही विद्रोह की आग में जल रहा है। पाकिस्तानी तालिबान भी वहीं सक्रिय हैं। इसके अलावा पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पर भी आतंकियों की नजर है और अब स्वात भी इसमें शामिल हो चुका है। वैसे स्वात इस समय खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, लेकिन 1948 से पहले ये अलग रियासत थी और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का हिस्सा थी। यानी पाकिस्तान के हाथ से स्वात भी जा सकता है। आतंकवादियों ने बलूचिस्तान पर आतंकी हमले के कुछ ही दिन बाद उस पर अटैक करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। क्योंकि अटकलें हैं कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान टीटीपी की एक ब्रांच है। यानी पाकिस्तानी तालिबान स्वात को दहलाने के लिए नया रूप लेकर आए हैं और उन्होंने आत्मघाती हमला करके अपना काम शुरू कर दिया है, जिसने शहबाज सरकार और पाकिस्तान की सेना की चुनौती बढ़ा दी। क्योंकि सेना ईद के बाद पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने वाली थी। बलूचिस्तान में उसकी सेना ने पहुंचना भी शुरू कर दिया और उसकी गाड़ियों पर पथराव की तस्वीरें भी आईं। और ईद के बाद स्वात में पुलिस थाने पर अटैक कर दिया गया, जिसकी जिम्मेदारी लेने वाले तहरीक जिहाद पाकिस्तान का कनेक्शन पाकिस्तानी तालिबान से होने की अटकलें हैं। यानी पाकिस्तानी तालिबान पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने के मूड में है, क्योंकि वो स्वात को अलग से टारगेट कर रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के बाकी हिस्सों को अलग। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने की तैयारी में लगा है, जिसके लिए उसने यूक्रेन में हथियारों की एक बड़ी खेप पहुंचाई है। ये वो हथियार हैं जो उसे ईरान से हासिल हुए हैं, जिनकी मदद से वो यूक्रेन को बर्बाद करने की पूरी तैयारी में है। दावा है कि ईरान ने रूस की मदद के लिए 3 लाख से ज्यादा तोप के गोले भिजवाए हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ईरान के एक बंदरगाह पर रूस का करीब 450 फीट लंबा एक जहाज देखा गया। दावा है कि इसमें ईरान में बनाए गए 3 लाख से ज्यादा तोप के गोलों के साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा कारतूस थे, जो पुतिन के इशारे पर ईरान से निकल चुके हैं। आशंका जताई जा रही है कि रूस हथियारों का जखीरा जुटा रहा है, जिनकी मदद से वो यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला करेगा, जिससे बच पाना यूक्रेन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इससे पहले ईरान के शाहिद 136 ड्रोन की मदद से रूस ने यूक्रेन के कई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए थे और अब वो ईरान से तोप के गोले खरीदकर यूक्रेन में कहर बरपाने की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि ईरान शुरुआत से ही रूस की मदद करने के आरोपों को नकारता रहा है, पर पश्चिमी मीडिया ने एक बार फिर दावा किया कि रूस ईरान से लगातार हथियारों की बड़ी डील कर रहा है, जो ईरान से लगने वाले कैस्पियन सी के जरिए रूस होते हुए यूक्रेन पहुंचेंगे। और दावा तो ये भी है कि हथियारों से भरे कई जहाज ईरान से रवाना भी हो चुके हैं। मतलब पुतिन किसी भी वक्त यूक्रेन को दहला सकते हैं। माना जा रहा है कि ये यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होगा, जिसके लिए पुतिन ने अपनी ताकत जुटानी शुरू कर दी। उधर कैरिबियाई देश हैती की राजधानी पोर्टो प्रिंस में गुस्साई भीड़ ने 13 गैंगस्टरों को पीट पीट कर मार डाला और उनके शवों को बीच सड़क पर रखकर आग के हवाले कर दिया, जिसे देखने के लिए वहां भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। जानकारी के मुताबिक हैती की पुलिस ने राजधानी पोर्टो प्रिंस में हथियारों की तस्करी करने के आरोप में 13 गैंगस्टरों को हिरासत में लिया था, लेकिन दावा है कि अपराधियों के आतंक से परेशान इलाके के लोगों ने पुलिस की हिरासत से खींचकर उन गैंगस्टरों को पीट पीट कर मार डाला, जिसके बाद वहाँ तनाव बढ़ गया। क्योंकि दावा है कि जिन गैंगस्टरों की भीड़ ने हत्या की, उनके गिरोह के सदस्यों ने इलाके के लोगों पर हमला शुरू कर दिया। वहां लूटपाट, गोलीबारी और आगजनी होने लगी, जिसके बाद जान बचाने के लिए इलाके के लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया। घबराए लोग अपने परिवारों के साथ सुरक्षित जगहों की ओर भागते नजर आए। इस घटना के बाद पुलिस ने पूरे इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद शहर में गोलीबारी की आवाजें आती रहीं। इधर इंडोनेशिया में भूकंप के जोरदार झटकों ने एक बार फिर वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। वहां रिक्टर स्केल पर 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद लोग अपने घरों से निकलकर सड़कों पर आ गए। भूकंप की तीव्रता को देखते हुए वहां सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। बताया गया कि भूकंप के झटके इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड के पूर्वी हिस्से में महसूस किए गए। इससे पहले इंडोनेशिया में 23 अप्रैल को भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.1 मापी गई थी। उधर पाकिस्तान में एक ऑडियो क्लिप लीक होने से सनसनी मच गई, जिसके बाद इस बात की आशंका जताई जाने लगी कि पाकिस्तान में जल्द ही मार्शल लॉ लगाया जा सकता है। यानी वहां शहबाज शरीफ को कुर्सी से उतारकर सेना एक बार फिर सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लेगी, जिसकी आशंका इस ऑडियो क्लिप के लीक होने के बाद जताई गई। दावा है कि इसमें जो 2 महिलाएं बात करती सुनाई दी, उनमें एक वहां के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सास हैं। वहीं दूसरी महिला इमरान खान की पार्टी पीटीआई के वकील ख्वाजा तारिक रहीम की पत्नी राफिया तारिक बताई गई। ऑडियो में पीटीआई के वकील की पत्नी देश में जल्द चुनाव होने की बात। आप
आप देख रहे हैं देश का सर्वाधिक देखे जाने वाला कार्यक्रम इस समय आर पार, और इस समय की ब्रेकिंग स्टोरी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने एक बड़ा गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया है। उनका यह नया हमला है, यह नई कहानी खोल रहे हैं कपिल मिश्रा। प्राइवेट बंगले को बनाया गया है सीएम आवास, पीछे के 6 बंगले तक लिए गए हैं। सरकारी आवास को तोड़ा गया है और पीछे के 6 बंगले शामिल कर लिए गए हैं। पीडब्ल्यूडी के बंगलों में रह सकते थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन नहीं रहे। बंगला खोल दे, सच बाहर आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर बंगला खोल देंगे मीडिया के लिए 1 घंटे के लिए तो पूरी कहानी बाहर आ जाएगी। इस समय सबसे बड़ी खबर यही है, अरविंद केजरीवाल और उनका बंगला, 45 करोड़ का बंगला रेनोवेशन हुआ है। ये बड़ा अटैक, और लेकिन अब कहानी और आगे बढ़ गई है। यानी कुल मिलाकर ये पीडब्ल्यूडी का बंगला नहीं था, यानी पीछे के जो प्राइवेट बंगले हैं उनको खरीदा गया है। सिविल लाइंस, दिल्ली का बेहद महंगा इलाका, बेहद पॉश इलाका। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। मेरे साथ राधिका खेड़ा भी जुड़ रही है कांग्रेस पार्टी की। राधिका खेड़ा, फर्स्ट रिएक्शन ऑन दिस स्टोरी। अमीश जी, आज जब से ये खबर सुन रहे हैं, कितने महंगे महंगे पर्दे और सब, तो एक गाना याद आ रहा है, पर्दे में रहने दो, पर्दा मत उठाओ। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। बिल्कुल वही कहानी हो रही है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगी कि काम करने वाली सरकारें कैसी होती हैं और काम करने वाले मुख्यमंत्री कैसे होते हैं। कांग्रेस की सरकार को आपको एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि केजरीवाल साहब ने कांग्रेस की सरकारों पे बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे और कहा था कि हम इससे बिल्कुल अलग है, हम आम आदमी की सरकार है, मैं आम आदमी की तरह रहूंगा। लेकिन असल में तो कांग्रेस सरकारें जो है वही आम आदमी की सरकार है। आपको छत्तीसगढ़ की सरकार का एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब छत्तीसगढ़ की इसमें सरकार बनी कांग्रेस की, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री बने, तो जब वहां अधिकारी गए, पीडब्ल्यूडी के अफसर गए और उनसे पूछा गया सर यहाँ पे रेनोवेशन कराई जाए, तो एक कील तक नहीं बदलाई गई। हालात यहां तक आए कि जब अधिकारी ने बोला सर बेडशीट तो बदल दें, ये बदल सकते हैं कि नहीं, तो वहां के गद्दे तक नहीं बदले गए। ऐसा होता है मुख्यमंत्री अकील खान 30 सेकंड जनता को आगे रखता है और वहां के काम को आगे रखता है। अकील खान 30 सेकंड अकील खान, मैं आप देखिए मैडम सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दिल्ली की इकोनॉमी। दिल्ली की इकोनॉमी को उन्होंने डेवलप किया है और प्रॉफिट का बजट पिछले जितने 8 साल से प्रॉफिट का बजट आ रहा है, उसमें 1 पैसे का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया है। और दिल्ली के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट बैठी है, करोड़ों का घाटे का बजट है, करोड़ का जो डेप्ट लेकर के बाहर से आकर के पूरे देश को 140 लाख करोड़ का डेप्ट कर दिया है। और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है इनकी, जितनी बीजेपी की, सब में 3-3 लाख 45 करोड़ जायज है। ये बताइए, एक सेकंड, ऑल ऑडियोज डाउन। अकील भाई, ये 45 करोड़ रुपए जायज हैं आपको लगता है आम आदमी के लिए? देखिए 45 करोड़ है या 50 करोड़ है या 100-1,500 करोड़ प्राइम मिनिस्टर के बंगलों के ऊपर रिनोवेशन में बंगला नहीं है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, देश की संसद बन रही है। ओके, मेरे साथ स्कूल से बातचीत करने के लिए फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर एंड सीनियर कांग्रेस लीडर अजय माकन जुड़े। सर शांत हो जाइए आप। अकील खान शांत हो जाइए। अकील खान शांत हो जाइए। अजय माकन मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वेटरन कांग्रेस लीडर हैं। अजय माकन, 45 करोड़ बंगला रेनोवेशन, सरकारी बंगलों में तो आप भी रहे, दिल्ली सरकार में भी आप रहे, 45 करोड़ की रेनोवेशन सामान्य है आपको लगता है? क्योंकि आम आदमी पार्टी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। ये मेरे पास में एफिडेविट है, अरविंद केजरीवाल जी का एफिडेविट है जी, और ये एफिडेविट जून 2013 का है, जिसमें अरविंद केजरीवाल जी के खुद के सिग्नेचर्स हैं। और उस एफिडेविट के अंदर तीसरा पॉइंट है कि मैं बड़ा बंगला नहीं लूंगा, आम आदमी की तरह सामान्य घर में रहूंगा। ये लिख करके दिया है इन्होंने, और ये उस समय लिख करके दिया है जब ये मजाक उड़ाया करते थे कि शीला दीक्षित जी का ऑफिस एक ऐसी जगह के ऊपर प्लेस बिल्डिंग के अंदर है जहां के पखाने में भी एयर कंडीशन है। और ये कह करके केजरीवाल जी ने 70 में से 67 सीटें दिल्ली के अंदर जीती थी। दिल्ली की जनता को कहा था कि मैं साधारण आदमी की तरह रहूंगा। इसमें इन्होंने कहा था मैं लाल बत्ती गाड़ी नहीं रहूंगा, इन्होंने कहा था मैं अपने लिए अनावश्यक सुरक्षा नहीं लूंगा। आपके माध्यम से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये एकमात्र मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के अंदर जो कि मुख्यमंत्री होने के नाते दिल्ली पुलिस की भी सुरक्षा लेते हैं, और 80 पुलिसकर्मी पंजाब के इनके लिए अलग से वहां की Z+ सिक्योरिटी के लिए 2 लैंड रोवर गाड़ियां
पंजाब से अलग से इनके लिए सिक्योरिटी के लिए आई हुई है। पूरे देश के अंदर एक भी मुख्यमंत्री ऐसा नहीं है जिसने इतनी सारी सिक्योरिटी गाड़ियां ली हुई हैं। और इन्होंने सबसे पहला पॉइंट इनके था कि मैं कोई भी लाल बत्ती गाड़ी नहीं लूंगा, मैं एक भी सुरक्षा कर्मी हो नहीं सकता है अब मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका मेरे को खत्म हो जाए, लेकिन अब बन सकता है उनका थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया हो। माकन साहब हो सकता है उनका थ्रेट परसेप्शन बढ़ गया हो और जो मार्बल लगाने की वो कह रहे थे कि घर की छत टूट रही थी इसलिए मार्बल लगाना पड़ा। एक मिनट सुन लीजिए, थ्रेट परसेप्शन बढ़ा है तो राष्ट्र की पुलिस, दिल्ली पुलिस अलग से थ्रेट परसेप्शन करती है, पंजाब की पुलिस अलग से करती है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। मैं एमओएस होम रहा हूं, मैं होम मिनिस्टर का, मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स रहा हूं, मुझे मालूम है कभी भी दो जगह से पुलिस नहीं होती है। अगर थ्रेट परसेप्शन बढ़ा है तो पंजाब पुलिस अकेले करे या दिल्ली पुलिस करे, दोनों जगह से नहीं होती। लेकिन मुख्य बात यह है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी रखे, वो व्यक्ति अपने घर के अंदर 6-6 लाख के कालीन, डियोर के मार्बल, वियतनाम से इंपोर्टेड मार्बल, मकराना के मार्बल नहीं जिसका ताजमहल बना हुआ है, उससे भी बेहतर वो कह रहे थे छत गिर रही थी, वियतनाम के मार्बल लगाए। ये कहां का जायज है? इस चीज को कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? मैं क्वेश्चन करूं? और अभी आपके चैनल के ऊपर मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के कह रहे कि हमारा सरप्लस बजट आता है, इस वजह से हम ये कर सकते हैं। मैं इनको बताना चाहूंगा, इनकी शायद जानकारी में नहीं है, सरप्लस बजट शीला दीक्षित जी के 15 वर्ष, हर वर्ष सरप्लस बजट हमारे होता था। लेकिन शीला दीक्षित जी के और उनके सारे मंत्रिमंडल के सदस्य, मेरे समेत, मैं भी उनका मंत्रिमंडल का सदस्य रहा हूं, हमारे सबके खर्चे अगर मिला लिए जाएं तब 15 सालों के अंदर 45 करोड़ नहीं हुए होंगे जो इन्होंने लेकिन ये कहानी आगे बढ़ गई है। अब आरोप ये लग रहा है कि पीडब्ल्यूडी ने 6 नए बंगले पहले से थे जिनमें केजरीवाल रह सकते थे लेकिन वो नहीं लिया, उनके पीछे के बंगले भी लिए गए हैं जिनको जोड़ा गया है। और अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है कि छत गिर रही थी, लेकिन एक लॉजिक निश्चित तौर पर थोड़ा इलॉजिकल लग रहा है कि छत अगर गिर रही है तो मार्बल क्यों लगाना पड़ रहा है? छत पे तो मार्बल ही नहीं अमीश जी, छत गिर रही है तो माइक्रोवेव ओवन 1 करोड़ 10 लाख रुपए का किचन के अंदर लगाया गया है। 1 करोड़ 10 लाख का ओवन, जो पर्दे हैं वो 6-6 लाख के पर्दे लगाए गए हैं। 11 करोड़ 30 लाख रुपए इंटीरियर डेकोरेशन पे खर्च किया गया है। जो इंटीरियर डेकोरेटर है उसकी कंसल्टेंसी फीस 1 करोड़ रुपया, इंटीरियर डेकोरेटर। जी। तो ये छत गिरने का किचन के अंदर माइक्रोवेव ओवन 1 करोड़ 10 लाख कहां से आ गया? 6-6 लाख के कालीन कहां से आ गए? डियोर पॉलिश, डियोर जो है वो इंटरनेशनल कंपनी है, कोई साधारण आदमी वहां पे घुस तक नहीं सकता है उनके शोरूम्स के अंदर। वियतनाम के इंपोर्टेड मार्बल, और जहां पर 6 करोड़ के ये मार्बल लगाए गए। अब तो मानेंगे आप माकन साहब, अब तो वो आम आदमी थोड़ी रहे, खास आदमी हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, 2 राज्यों में उनकी सरकारें हैं, उन एक पार्टी के मुखिया, अब तो खास आदमी है वो। तो अपना नाम बदल दें जी, तो अपना नाम बदल दें, पार्टी का नाम आम आदमी की पार्टी क्यों रखा हुआ, नाम बदल दें आप। लेकिन मैं एक सवाल आपके अनुभव से पूछ रहा हूं। आप दिल्ली में रह रहे हैं लंबे अरसे से, दिल्ली की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देश की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कोई खास आदमी भी 45 करोड़ रुपए बंगले की रिनोवेशन पे लगाता है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं साथ में केंद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री भी रहा हूं जी, और सीपीडब्ल्यूडी मेरे अंडर रही है जी। मुझे अच्छे से याद है कि मेरे घर की छत भी टूट रही थी और मैं उस वक्त शहरी विकास मंत्री था भारत सरकार का। मुझे अच्छे से याद है, मेरे साथ में जयपाल रेड्डी मेरे सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर थे, मैं उनका एमओएस था, हम दोनों की छतें टूट रही थी। हम दोनों ने मुश्किल से 2 लाख 4 लाख रुपए की छत रिपेयर कराई होगी। हमने कभी सोचा तक नहीं, हम मंत्री थे, हमने कभी सोचा तक नहीं कि हम लोग जो है अपने किचन अप्लायंसेस, अपने पर्दे, कालीन और माइक्रोवेव ओवन, ये 45 करोड़ रुपया, और वो भी अपने आप को जो आम आदमी कहता है, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। मैं सीधा रुख करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता का। क्या आपको लगता है शहजाद पूनावाला और अकील खान, आप अकील खान आरोप लगा रहे थे, देखिए सेंट्रल विस्टा का प्रोजेक्ट भी तो बन रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी एक दुहाई दे रही है शहजाद पूनावाला कि देखिए सिक्योरिटी का मामला था और छत भी गिर रही थी।
ऐसा है, सिक्योरिटी का मामला था तो बता दो कि 8 लाख के पर्दे लगाने से ही सिक्योरिटी पूरी होती है, 2000 के पर्दे लगाने से नहीं होती है। ये क्या तर्क है? और ये क्या तर्क है ये कहना कि देखिए हमारी छत गिर रही थी तो इसलिए हमने 1 करोड़ का कंसल्टेंसी फीस दे दिया, 90 लाख के शावर कर्टन लगा दिए। और तीसरी बात, देखिए मैं इनसे स्पेसिफिक सवाल पूछ रहा हूं, अमीश जी, पीडब्ल्यूडी के पास अधिकार नहीं है कि कोई 80 साल के स्ट्रक्चर को तुड़वाकर नया बनवाए। संजय सिंह ने कहा कि हमने नया तुड़वाकर बनवाया, किस अथॉरिटी ने उनको परमिशन दी? डीयूएसी ने सख्त मनाही की थी। और तीसरी बात इन्होंने कहा, अकील खान ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी ने यह किया है। सीपीडब्ल्यूडी का नहीं है भाई साहब, ये कागज जो है पीडब्ल्यूडी विकास भवन के हैं। और अगर ये कागज झूठे हैं, मतलब कि कोई खर्चा नहीं हुआ, तो 45 करोड़ कहां गए? ओके, जवाब और कौन एडमिनिस्ट्रेटर है? आप ये बताइए, 2021 में आपने बिल पास किया है ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटर? अगर कोई इसमें डिसीजन मेकर है, अरविंद जी का कोई इसमें रोल है ही नहीं। अरे भाई साहब, पीडब्ल्यूडी का उसमें कोई लेना देना नहीं है। पीडब्ल्यूडी अपने हिसाब से काम करती है, पीडब्ल्यूडी को एलजी से कोई लेना देना नहीं। को अगर कोई चीज गलत लगनी थी तो वो उन्होंने इसमें अकील खान, आप आम आदमी पार्टी के पुराने प्रेमी हैं, एक सवाल का मेरे को जवाब दे दीजिए। देखिए मनीष सिसोदिया दोषी हैं, सत्येंद्र जैन दोषी हैं। एक सेकंड, उनकी जिम्मेदारी थी। अब यहाँ पे चीफ इंजीनियर जिम्मेदार है, सब जिम्मेदार है, लेकिन अरविंद जी जो सूबे के मुखिया है वो जिम्मेदार नहीं है। हाउ इलॉजिकल इट इज। सुनिए, ये आप सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे ना, 45 करोड़ अरविंद केजरीवाल खर्च करेंगे, पूछेंगे नरेंद्र मोदी से। अरविंद केजरीवाल जी का रोल है बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और दिल्ली के अंदर जो जवाब राधिका खेड़ा भी हाथ खड़ा कर रही है। ओके, 1 वर्सेस 3 है ये, 1 वर्सेस 3 है। राधिका खेड़ा भी हाथ खड़ा कर रही है, पूरा वाला भी हाथ खड़ा कर रहा है, पूरा वाला। पहले आपको 30 सेकंड देता हूं क्योंकि बीजेपी से पॉइंटेड सवाल पूछा है। जवाब। अमीश, क्या ये तर्कपूर्ण साबित होता है कि मुख्यमंत्री को पता नहीं कि उसके यहां 90 लाख के शावर कर्टन लग रहे हैं? पीडब्ल्यूडी ने सीधे फाइल एलजी को भेज दी और एलजी ने ओके करा दी, और मुख्यमंत्री इतने बेचारे हैं कि उन्होंने नहीं रोका। क्या ये तर्कसंगत है? उछल क्यों जाते हैं? शांत बैठने की आवश्यकता नहीं। और एलजी साहब तो वो कागज के ऊपर अकील खान, नहीं, दिस इज अ टिपिकल मूवमेंट। अकील खान, आप चिल्ला रहे हैं अकील भाई। अकील जी, मेरा निवेदन है, देश का सबसे ज्यादा चर्चित कार्यक्रम है, ऑडियो डाउन करिए। अमीश जी, मैं इनको टैकल करता हूं। नहीं, एक सेकंड। ओके, शहजाद पूनावाला केवल, हाँ देखिए, अकील जी तो ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि वो मार्बल पे वही लेट के सोते हैं रोज रात को, पर पता नहीं क्यों उतना भावुक हो रहे वो। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एलजी को फिर स्कूल का क्रेडिट दे दो, मोहल्ले क्लिनिक का क्रेडिट एलजी को दे दो। भाई साहब, ये क्या तर्क है? पीडब्ल्यूडी आपकी मंत्रालय, सीपीडब्ल्यूडी का नहीं, ये पीडब्ल्यूडी का था, स्टेट का, उसने ये क्लियर किया। अब अरविंद केजरीवाल बताए कि उसके घर में शावर कर्टन 90 लाख के लग रहे थे, क्या उनको पता था या बिना उनको पता करे ही लगा दिया गया? 1 करोड़ का अगर वो मार्बल 3 करोड़ का लग रहा था, उनको बिना पता शावर कर्टन से उन्होंने रोका नहीं। देखिए, अजय माकन मेड अ वैलिड पॉइंट। अजय माकन एंड राधिका खेड़ा एंड शहजाद पूनावाला मेड अ वैलिड पॉइंट। एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, और अजय माकन और शहजाद पूनावाला ने एक ही बात बोली, और उन्होंने बोला कि ये छत मार्बल लगा के छत कैसे बचाई जा रही थी। ये टेक्निक बताइए सब लोगों को। मैं इंजीनियर हूं, सुनिए आप, ये कोई बात हुई? मार्बल लगा के छत, डिसीजन जो लिया है, मार्बल लगा के छत बचाई जाएगी। आप इंजीनियर हैं, पीडब्ल्यूडी जो भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है ना, पीडब्ल्यूडी, तो आप ये बताइए वो किसके इंस्ट्रक्शन? एक सेकंड, ये मुझे जानना पड़ेगा मेरे पैनल में। तो किसकी एजेंसी है ये, किसके अंडर में काम कर रही है, बताइए आप। एक सेकंड, पीडब्ल्यूडी स्टेट का होता है, पहले उसकी जानकारी रखिए। सीपीडब्ल्यूडी सेंटर का होता है, ये पीडब्ल्यूडी के अंडर था, स्टेट के अंडर था। एक सेकंड। और मैं हमारे पैनल में कोई इंजीनियर है? सारे पैनलिस्ट को दिखाइए जी। अजय माकन तो इंजीनियर नहीं है, मेरी जानकारी में नहीं है। गौतम गंभीर क्रिकेटर थे। शहजाद पूनावाला, आप इंजीनियर हैं बाय प्रोफेशन? आई वांट टू नो। आई एम रियली सॉरी। नहीं, मैं पॉलिटिकल इंजीनियर हूं। पॉलिटिकल इंजीनियर, ओके। राधिका खेड़ा, यू आर इंजीनियर बाय प्रोफेशन, बाय एनी चांस? नहीं जी। ओके, सुब्राष्ट्रा, you are a writer, I know, but by any chance you are an engineer? नहीं।
नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, आप तीनों को ये बात पता होगी, मुझे भी पता है, हमारे कैमरामैन हैं, उन भाइयों को भी मैं यहां बुला लेता हूं अपने साथ, वो भी बता देंगे कि मार्बल लगा के तो छत नहीं बचाई जा सकती। और आप एक्सप्लेन कर रहे हैं मार्बल लगा के छत बचाएंगे, मार्बल लगा के छत बनाएंगे, मतलब मार्बल एक शुभराष्ट्र ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आपके घर के फर्श में अगर टाइल लगी हो, मार्बल लगा हो, वुडन फ्लोरिंग लगी हो, उससे छत का क्या लेना देना है भाई? मुझे कोई समझा दे उस बात का। एक सेकेंड, ओके ओके। अच्छा, केजरीवाल के घर में 45 करोड़ का काम एलजी कर रहे हैं, वैसे तो एलजी मेहरबान है नहीं आप पर, और इस मामले में पूरे मेहरबान हो गए। ओके, शुभराष्ट्र। नहीं, मतलब मैं हतप्रभ हूँ। ये जो भी अकील जी हैं लगातार कहे जा रहे हैं, हु इज द साइनिंग अथॉरिटी, हु इज द साइनिंग अथॉरिटी। अरे भाई, उस घर में कौन रह रहा था? एलजी साहब रह रहे थे क्या? उस घर में जो इंसान रह रहा था उसको तो ऐसे तो बड़ा सूंघ करके बता पाते थे अरविंद केजरीवाल। नहीं, अरविंद केजरीवाल ऐसे तो सूंघ करके बता देते थे कि किसके बाथरूम में क्या लगा हुआ है, किसके बेडरूम में कौन सी टाइल्स लगी हुई है, देयरफॉर उनको सत्ता से हट जाना चाहिए। सब अरविंद केजरीवाल के ही बयान थे सत्ता में आने के पहले, और उनके अपने घर में इतना खर्च हो रहा उनको पता नहीं है। मतलब ये नौटंकीबाज सीएम अगर सही में अगर इनके अंदर थोड़ी सी भी मर्यादा होती तो एक पहला मार्बल जब इनके घर में आया था ना, एक कार्टन जब आया होगा तो धरने पर बैठ जाते धरनाबाज सीएम कि भाई मैं जनता के पैसे से इतनी महंगी चीजें नहीं मैं कर सकता। तो ये जो अकील जी है ना, ये जो आप जो बार बार ये जो हवाला दे रहे हैं कि साइनिंग अथॉरिटी कौन है भैया, साइनिंग अथॉरिटी मैं आऊंगा राधिका आपके पास आऊंगा। इट इज 3 versus 1। ओके, अकील कौन रह रहा था उस घर में? अकील जी, ये सब कुछ तब करा रहे थे जब लोग कोविड की से त्राही मांग जनता को बेवकूफ बनाना बंद कीजिए। अरे सुनिए, वो कह रहे हैं आप बेवकूफ बना रहे हैं। मना रहा है किसी को, ये सब पूरा देश जानता है। सुन लीजिए आप, ये जो कोविड के बारे में आप बात कर रहे हैं ना, कोविड के अंदर सबसे बढ़िया मैनेजमेंट अगर किसी स्टेट ने किया वो दिल्ली ने किया। यहाँ पे सबसे पहले जो है मैंने कोविड की बात नहीं की, मैं दोबारा प्रश्न रिपीट कर देती हूँ कि एलजी साहब ने अगर उनको कहा कि फलाना फ्लोरिंग लगेगी अरविंद केजरीवाल जी के घर में, साइनिंग अथॉरिटी अगर एलजी की थी, लेकिन उस घर में कौन रह रहा था? अकील जी ये बताएंगे आप, जिस घर में रेनोवेशन हुआ उस घर में कौन रह रहा था? अकील जी, मैं भी बिल्कुल ड्रोन की तरह आपके सामने सवाल रिपीट करती रहूंगी क्योंकि आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। कोविड पे मैंने बात ही नहीं की, कोविड पे कितना फैंटास्टिक है। आप अनर्गल बातें बोल रहे हैं, आप अनर्गल बातें बोल रहे हैं। एक सेकंड अकील एक सेकंड ईरानी, ऑडियो डाउन, यू मेड योर पॉइंट, ऑडियो डाउन। ईरानी चाय पी जा रही थी नहीं पी जा रही थी इसका कोई सबूत नहीं है, लेकिन वियतनाम का मार्बल लगाया जा रहा है। राधिका खेड़ा, क्या आपको लगता है कि वीवीआईपी कल्चर की ये प्रकाष्ठा है और कोविड के महामारी के दौर में ये सब कुछ हो रहा था? अमीश जी, अब ये अपना घर में ताजमहल बना रहे थे, इनको मेरे को सिर्फ इतना ताजमहल की छत है मार्बल की, और तो मैंने कोई चीज सुनी नहीं। लेकिन एक बात सोचने की है, जब देश और दिल्ली कोरोना से जूझ रहा था तो मनीष सिसोदिया और मनीष सिसोदिया क्या कर रहे थे? वो शराब की नीति बना रहे थे, एजुकेशन मिनिस्टर शराब की नीति बना रहे थे, और सारा इतना करप्शन हो रहा था। जब देश कोविड से जूझ रहा था, लोग सड़कों पे मर रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर, आम इंसान दूसरे की मदद कर रहा था, ना कुछ नहीं था दिल्ली में। बार बार नई नई चीजें बोली जाती थी, असलियत ये थी हर घर ने किसी करीबी को खोया उस समय, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी, बेड्स की कमी थी, हॉस्पिटल में दवाइयों की कमी थी। सारा पैसा कहाँ लग रहा था और सारा ध्यान कहाँ था मुख्यमंत्री जी का? अपने घर में लीपापोती कराने के लिए। लगता है गुच्ची, फेंडी और इन सबकी इन्होंने बेडशीट से ही पर्दे बना दिए, क्योंकि इतने महंगे पर्दे तो मैंने आज तक नहीं सुने कहीं पर भी। अब आती है बात बार बार जो हो रही है, ये बार बार जो आरोप लगाते हैं, और इनके यहाँ पे प्रवक्ता भी ये पूछ रहे गुच्ची फेंडी क्या है? ओके, अकील खान पूछ रहे गुच्ची फेंडी क्या है भाई? के आरोप में अभी तक उनको बेल नहीं मिल रही है। वो कह रहे गुच्ची और फेंडी क्या है? अकील खान, ये जो हो रहा जी, वो कह रहे गुच्ची और फेंडी क्या है? ऑथेंटिसिटी, ये तो सवाल करेंगे इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि ये आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। ये तो खुद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, ये क्या ऑथेंटिसिटी की सवाल कर रहे हैं? सच्चाई ये है कि देश जब जूझ रहा था, दिल्ली के लोग, अच्छा एक सवाल मैं जानना चाहता हूँ, एक सेकेंड, अकील खान, वो इनकी लीपापोती ताजमहल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अकील खान, आपको मौका मिला ये सब कुछ देखने का, 45 करोड़ का क्या क्या काम हुआ है, मतलब कैसा दिख कैसे रहा? एक सेकंड पब्लिक के लिए सवाल है प्लीज, ये दिख कैसा रहा है ये सब कुछ? अमीर जी देखिए, कुछ तस्वीरें वगैरह हैं आपके पास?
ये जो देश की ज्वलंत समस्याओं से डाइवर्ट करने के लिए ये अकील मेरा सवाल का जवाब अडानी से ध्यान हटाने के लिए, और सबसे बड़ा जो सतपाल मलिक जी जो बोल रहे हैं ना देश के साथ, सारे सतपाल मलिक को भी पूछिए, अडानी में पूछिए, सब पूछिए आप, लेकिन एक सवाल का जवाब दीजिए। सब डाइवर्ट करने के लिए। अरे अकील भाई बताइए, अरविंद जी को पता ही नहीं है कि कितना क्या यूज हो रहा है, क्या करने का प्रोग्राम है इनका। ये अथॉरिटी जो है एलजी की अथॉरिटी है, और एडमिनिस्ट्रेशन और डीडीए जो है सज्जन का ऑडियो डाउन करिए। यू आर वेस्टिंग व्यूअर्स टाइम, 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 यू आर वेस्टिंग व्यूअर्स टाइम। आप मेरा सवाल सुन भी नहीं रहे हैं और पहले आप बोल रहे हैं। मैंने आपसे पूछा क्या आपको मौका मिला ये सब कुछ देखने का, कोई तस्वीरें वगैरह हैं तो पब्लिक के साथ भी शेयर करिए ना। देखिए ये 45 करोड़ रुपए वाला कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। सबसे ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ओके शहजाद ऑडियो डाउन करिए, शहजाद ये इंपॉर्टेंट चीज नहीं थी। शहजाद को ऑडियो खोलिए, सिर्फ मेरा भी ऑडियो डाउन कर दीजिए आप। ओके शहजाद 30 सेकंड। अमीश जी यहाँ पर 4-5 बार यहाँ पर तर्क दिया गया कि एलजी ने करवाया, मुख्यमंत्री तो नहीं चाह रहे थे, एलजी ने साइन करवा दिया, तो कल के कल ये मुख्यमंत्री को घर छोड़ देना चाहिए। कल के कल सुबह ये घर छोड़ दे और बोले कि ये देखिए एलजी साहब ने सब कुछ करवाया, मैं तो साधारण व्यक्ति हूं, मैं चला जाऊंगा कुटिया में, ये घर मैं खाली कर रहा हूं, मीडिया आके देख ले क्या क्या एलजी साहब ने लगवाया। इनको तो कल ही मॉरल हाई ग्राउंड लेना चाहिए। और दूसरी बात, इनके घर में 5-6 लोग हैं, अरविंद जी के, हाँ 5-6 लोग हैं, 15 टॉयलेट विद 15 वैनिटी बना है। कैन यू बिलीव अमीश जी? और मैं आपके शो पर एक और खुलासा कर रहा हूं, उसी के बारे में अब हम आगे आपको बताएंगे। अरविंद केजरीवाल जब राजनीति में आ रहे थे तो व्यूअर्स ये सुनना चाहिए, तो देश को राजनीति की तस्वीर बदले जाने की उम्मीद जगने लगी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह पलटी मारकर अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी, उसके आफ्टर इफेक्ट आज तक लोगों को हैरान और परेशान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, लेकिन वो आए। उन्होंने कहा मैं कभी किसी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, लेकिन वो पहली बार मुख्यमंत्री कांग्रेस के साथ गठबंधन के साथ ही बने। उन्होंने कहा था कि मैं बड़ी गाड़ी तो कभी नहीं लूंगा, बड़ा घर नहीं लूंगा, पर उन्होंने अपनी नीली वैगनार भी छोड़ दी। और अब बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने अपने सरकारी घर का रेनोवेशन भी करोड़ों रुपए में करा डाला है, जिससे आम आदमी पार्टी भी इंकार नहीं कर रही है। मैं ये पूरा गणित आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुन लेते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने वो दावे और वो वादे जो जनता के बीच काफी सुपरहिट थे, सुनिए। तो अगर हमारी आम आदमी की पार्टी से कोई जीतेगा तो उसको लाल बत्ती नहीं लेगा वो। दूसरा, ये इतने बड़े बड़े घरों में रहते हैं, क्यों रहते हैं? इस पार्टी से जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। मैं जहां भी जाऊंगा 4-5 कमरों से ज्यादा की मेरे को क्या जरूरत है भाई साहब? 4-5 कमरे ही चाहिए, हाथ पैर पसारने के लिए उतनी जगह चाहिए, और जगह की क्या जरूरत है? क्या किसी ने सोचा होगा कि एक दिन यह खबर सुनने को मिलेगी कि अरविंद केजरीवाल के घर को 44 करोड़ 78 लाख टू बी प्रिसाइज रुपए में सजाया गया है, यानी रेनोवेशन किया गया है। अब आप भी समझ लीजिए कि आरोपों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने घर में किस सामान की क्या कीमत है। आइए आप सुनिए। दावा है कि घर में कुल 23 पर्दे लगाए गए हैं, जिनकी कीमत 97,23,000 रुपए और 234 रुपए है। इसके अलावा दावा है कि वियतनाम से डियोर पर्ल मार्बल मंगवाया गया है। यह बेहद बेशकीमती मार्बल है, जिसकी कीमत 1,15,790 रुपए है। कहा जा रहा है कि सीएम के बेडरूम का ड्रेसर, यानी जो तैयार होने की जगह होती है, वो 7,86,707 रुपए में बनाई गई है, जबकि सीएम की माता पिता के बेडरूम की अलमारी की कीमत 5,56,558 रुपए है और बेटे के बेडरूम की अलमारी 7,92,059 रुपए की कीमत है। यह भी खबर है कि सीएम हाउस की 2 रसोई 62,75,992 रुपए में बनाई गई है। इसके अलावा वुड और स्टोन पैनल से दीवारों को सजाया गया है। उस पर 4,95,95,155 रुपए खर्च किए गए हैं। यहां तक कि सीएम हाउस के लिए खरीदे गए 6 कालीन की कीमत 19 लाख रुपए से ज्यादा की है।
अब मैं जो इंफॉर्मेशन आपको देने जा रहा हूं वो आपको और भी ज्यादा चौंकाएगी। दावा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस घर के लिए 2020 से 2022 के बीच 5 बार बजट का आवंटन हुआ। 2020 में यही साल था जब पूरा देश कोरोना को लेकर घबराया हुआ था, हिला हुआ था, डरा हुआ था। खबर के मुताबिक 1 सितंबर 2020 को 7 करोड़ 91 लाख रुपए आवंटित किए गए। 8 जून 2021 को दूसरी लहर के दौरान 1 करोड़ 64 लाख रुपए आवंटित किए गए। 22 अक्टूबर 2021 को 9 करोड़ 9 लाख रुपए आवंटित किए गए और 30 दिसंबर 2021 को 5 करोड़ 73 लाख रुपए आवंटित किए गए। लेकिन आवंटित रकम से 2 करोड़ 95 लाख ज्यादा खर्च हुए। इसके बाद 29 जून 2022 को 9 करोड़ 34 लाख रुपए जारी किए गए। फिर से आपने ध्यान दिया होगा 2020 से 2022 तक ये वो दौर था जब कोरोना देश के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था। दिल्ली में मरीजों की भीड़ थी। अरविंद केजरीवाल खुद डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और कहते थे मैं बहुत परेशान हूं, यानी ऑक्सीजन मांगते थे वो और कहते थे मैं बहुत परेशान हूं। लोगों की नौकरी चली गई थी, ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए थे। आज उन सबको सोचने का दिन है। आज अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को इस पर ध्यान देना होगा कि जो उन्होंने वादा किया था उसे तो निभाया नहीं, बल्कि ना मांगू बंगला गाड़ी से अब मैं मांगू एक बड़ा बंगला और 45 करोड़ रेनोवेशन वाले बंगले तक ये कहानी पहुंच जाती है। ये कहानी और लंबी है व्यूअर्स, कभी आगे सुनाऊंगा। नमस्कार।